इस विस्तृत चर्चा में भारी उत्साह के साथ स्वागत है। आज के जो स्रोत हमारे सामने हैं वो सचमुच एक बहुत ही अनोखा नजरिया पेश करते हैं। बिल्कुल। हम सब ने महाभारत के वन पर्व से ली गई राजा नल और राजकुमारी दमयंती की वो अमर प्रेम गाथा कभी न कभी पढ़ी या सुनी है। हाँ, वो तो एक क्लासिक है। और उस कहानी के बुनियादी ढांचे से हम भली भांति परिचित हैं। लेकिन आज का हमारा मिशन सिर्फ उस कहानी को दोहराना नहीं है। सही कहा। आज हमारे पास इस पौराणिक महाकाव्य के साथ साथ दृश्य श्रव्य यानी ऑडियो विजुअल माध्यमों के लिए पटकथा लेखन और रूपांतरण की जो तकनीकी प्रक्रिया होती है ना, उसे समझाने वाले विस्तृत दस्तावेज मौजूद हैं। और यही बात इस चर्चा को इतना खास बनाती है। बिल्कुल। तो आज हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे 1200 से भी अधिक वर्ष पुरानी एक संस्कृत गाथा आज के YouTube वीडियो या डिजिटल नाटकों और श्रव्य माध्यमों के लिए सफलतापूर्वक अडैप्ट की जाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर पटकथा लेखन की नज़र से देखें तो ये एक क्लासिक केस स्टडी है। किसी भी महान कहानी में कुछ ऐसे सार्वभौमिक तत्व होते हैं जो समय की सीमाओं को लांघ जाते हैं, लेकिन उस कहानी को हर नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उसकी पैकेजिंग बदलनी पड़ती है। पैकेजिंग, हाँ, जिसे हम तकनीकी भाषा में रूपांतरण या एडेप्टेशन कहते हैं। पैकेजिंग से मुझे याद आया, अगर हम नल दमयंती की कहानी की शुरुआत को देखें तो हमारे स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें राजा नल के जन्म से नहीं बल्कि उनके पूर्व जन्म के एक रहस्य से जुड़ी हैं। आबू पर्वत वाली कहानी। हाँ, वही। आबू पर्वत के पास रहने वाले एक भील दंपत्ति आहुक और उसकी पत्नी आहुआ की कहानी। भगवान शिव एक सन्यासी या यति का रूप धरकर उनकी परीक्षा लेते हैं। घर में जगह कम होने के कारण भील बाहर सोता है और जंगली जानवर उसे मार डालते हैं, जो कि बहुत ट्रेजिक है। बहुत ट्रेजिक है। और उसकी पत्नी सती होने का निर्णय लेती है। तब शिव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं कि अगले जन्म में वो निषद देश के राजा नल और विदर्भ की राजकुमारी दमयंती बनेंगे। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि एक प्रेम कहानी में इस पूर्व जन्म की बैक स्टोरी की क्या जरूरत है? मतलब क्या ये सीधे राजा और राजकुमारी से शुरू नहीं हो सकती थी? हो सकती थी, बिल्कुल हो सकती थी, लेकिन तब ये सिर्फ एक साधारण प्रेम कहानी रह जाती। अच्छा। पटकथा लेखन की दुनिया में इसे कथानक निर्माण यानी प्लॉट कंस्ट्रक्शन और पृष्ठभूमि की स्थापना कहा जाता है। प्लॉट कंस्ट्रक्शन। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो शिव का वो वरदान कहानी में एक दैवीय और ब्रह्मांडीय आयाम जोड़ देता है, एक कॉस्मिक स्केल। मतलब किरदारों के दांव या जो स्टेक्स होते हैं उनको बढ़ा देना। सटीक। जब दर्शक या श्रोता को यह पता चलता है कि इन दोनों का मिलन कोई संयोग नहीं है बल्कि स्वयं भगवान शिव का एक ब्रह्मांडीय डिजाइन है, तो वे कहानी में भावनात्मक रूप से बहुत गहराई से निवेश कर देते हैं। हाँ, वो जुड़ाव महसूस करते हैं। और ध्यान दीजिए, शिव उसी दृश्य में यह भी कह देते हैं कि वो यति स्वयं एक हंस के रूप में उनका मिलन कराएगा। ओहो, वो सुनहरे हंस वाला हिस्सा। हाँ, एक अच्छे स्क्रिप्ट राइटर के लिए ये एक हुक है। उसने पहले ही दृश्य में एक ऐसा बीजारोपण कर दिया है जो आगे चलकर कहानी को आगे बढ़ाएगा। ये एक बहुत ही उम्दा परिचय है जो दर्शकों को बांध लेता है। लेकिन अगर मैं आज के दौर की किसी डायरेक्टर की नज़र से सोचूं तो ये हंस वाला दृश्य बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता है। वो कैसे? सुनहरे हंस का नल के पास आना और फिर उड़कर दमयंती के पास जाना। स्रोत में उस दृश्य का जो वर्णन है वो बेहद काव्यात्मक है। काव्यात्मक तो है। हंस दमयंती के रूप का बखान करते हुए कहता है कि उसके केश क्षीण मृणाल के तंतुओं के समान स्वर्णाभ हैं। मस्तक की दीप्त बिंदी से उगता हुआ सूर्य भी प्रतिस्पर्धा करता है। सूर्य से प्रतिस्पर्धा। और उसके होंठ भगवान विष्णु के हाथों में सुशोभित लीला कमल की पंखुड़ी जैसे हैं। ये सब सुनकर दमयंती मुग्ध होकर हंस के मस्तक को चूम लेती है और उसके लाल होठों का निशान हंस पर छप जाता है। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत इमेजरी है। खूबसूरत है, लेकिन अगर इसे आज के किसी आधुनिक वेब शो या ऑडियो माध्यम में ज्यों का त्यों डाल दिया जाए तो क्या दर्शक इसे थोड़ा अतिरंजित या मेलोड्रामेटिक नहीं मानेंगे? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि यही वो मोड़ है जहाँ रूपांतरण की असली परीक्षा होती है। अच्छा। साहित्य में जो चीज काव्यात्मक लगती है, पर्दे पर वो शायद अजीब लग सकती है, लेकिन अगर हम इसे विशेष रूप से रेडियो या पॉडकास्ट जैसे श्रव्य माध्यमों के संदर्भ में देखें, जहां चित्र नहीं होते, वहां इस तरह के संवाद जादू करते हैं। श्रव्य माध्यमों में? हाँ, पटकथा लेखन में इसे दृश्यात्मकता
या विजुअल इमेजरी कहा जाता है। मतलब शब्दों से पेंटिंग बनाना। बिल्कुल। संवाद सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होते, वे श्रोता के दिमाग में एक जीती जागती तस्वीर उकेरने के लिए होते हैं। सोचिए, नल और दमयंती ने एक दूसरे को अब तक देखा तक नहीं है, देखा ही नहीं है, फिर भी इतना प्रेम। फिर भी शब्दों और संवादों की ताकत से वे इतने गहरे प्रेम में पड़ जाते हैं। एक लेखक के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बिना दिखाए आकर्षण को कैसे स्थापित किया जाए। ये हंस असल में एक नैरेटिव ब्रिज है। आज के समय में जब हम किसी ऑनलाइन प्रोफाइल को देखकर किसी के बारे में एक छवि बनाते हैं, ये कुछ वैसा ही है। अरे हाँ, ये तो बहुत ही मॉडर्न टेक है इस पर। और हंस के माथे पर वो लिपस्टिक या होठों का लाल निशान, ये एक बेहद मजबूत विजुअल मोटिफ है। जब नल उस हंस को वापस देखेगा तो वो निशान बिना एक भी शब्द कहे दमयंती के प्रेम की पुष्टि कर देगा। ये विजुअल मोटिफ वाला नजरिया सच में बहुत दिलचस्प है। लेकिन दृश्य विन्यास की सबसे बड़ी चुनौती तो कहानी के उस हिस्से में आती है जब स्वयंवर का आयोजन होता है। स्वयंवर का दृश्य, वो तो मेरा पसंदीदा हिस्सा है। मेरा भी। स्वर्ग से इंद्र, अग्नि, वरुण और यम जैसे बड़े देवता दमयंती से विवाह करने आ जाते हैं। और वे करते क्या हैं? वे नल को ही अपना दूत बनाकर दमयंती के रनिवास में भेजते हैं, जो कि नल के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट था। बिल्कुल। नल अपनी विवशता बताता है, लेकिन दमयंती निडर होकर देवताओं को ठुकरा देती है। और फिर स्वयंवर के दिन सभी देवता नल का रूप धरकर बैठ जाते हैं। हाँ। मतलब सोचिए, स्वयंवर चल रहा है और अचानक से एक नहीं 5-5 नल सामने खड़े हैं। कोई भी इंसान कंफ्यूज हो जाए। अगर कोई आधुनिक निर्देशक इस दृश्य को शूट कर रहा हो तो ये उसके लिए एक विजुअल इफेक्ट्स का दुस्वप्न भी हो सकता है, और सबसे शानदार मौका भी। दुस्वप्न कैसे? क्योंकि तकनीकी भाषा में ये कहानी का चरम बिंदु या क्लाइमैक्स है, और इसका दृश्य विन्यास बहुत जटिल है। इसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी वर्सेस लव कहा जाता है। कर्तव्य और प्रेम के बीच का द्वंद्व। एकदम सही। नल को देवताओं की आज्ञा भी माननी है और अपना प्रेम भी बचाना है। और कैमरे के नजरिए से देखें तो एक ही वेश में कई अभिनेता खड़े हैं, या एक ही चेहरे को कई बार सुपर इम्पोज किया गया है। हाँ, और यहाँ कैमरे का फोकस दमयंती की आंखों पर होगा। जो तनाव पैदा होता है वो इसी बात से है कि क्या वो धोखा खा जाएगी। लेकिन यहाँ दमयंती का चरित्र निखर कर सामने आता है। वो सिर्फ एक सुंदर राजकुमारी नहीं, वो बेहद चतुर और दूरदर्शी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। वो उन सूक्ष्म विवरणों को पकड़ती है जो इंसान और भगवान में फर्क करते हैं। जैसे देवताओं के पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। हाँ, पैर जमीन को नहीं छू रहे, पलकी नहीं झपक रही, पसीना नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात, उनकी कोई परछाई नहीं बन रही। परछाई का ना बनना, ये एक ऐसा सिनेमाई पल है जो आज के किसी भी सस्पेंस थ्रिलर को टक्कर दे सकता है। बिल्कुल दे सकता है। दमयंती डरी नहीं, देवताओं का खौफ उसे अपने प्रेम से डिगा नहीं सका। ये पहचान का क्षण दरअसल उसके अदम्य साहस का प्रतीक बन जाता है, जो उसे महान नारियों की श्रेणी में खड़ा कर देता है। सही कहा। लेकिन इसके बाद कहानी जिस तरह से करवट लेती है वो किसी को भी विचलित कर सकता है। देवताओं की ईर्ष्या और कलयुग के प्रभाव से नल जुआ, जिसे द्यूत क्रीड़ा कहते हैं, खेलते हैं। जुए का व्यसन। और अपने भाई पुष्टर से अपना सब कुछ हार जाते हैं। वे एक वस्त्र में पत्नी सहित राज्य छोड़ते हैं। यहाँ हम पटकथा लेखन के एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत को देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष का शुरू होना। कोई भी कहानी बिना गहरी पीड़ा या संघर्ष के श्रोता या दर्शक से नहीं जुड़ सकती। अगर नायक हमेशा जीतता रहे तो कहानी वन डायमेंशनल हो जाएगी। हाँ, वो बोरिंग हो जाएगी। कलयुग का प्रभाव दरअसल नल के भीतर की मानवीय कमजोरियों का मानवीकरण है। इस संघर्ष को क्षेत्रीय दर्शक कैसे अपनाते हैं, इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे स्रोतों में मौजूद है। कौन सा उदाहरण? नल सब कुछ हार कर जब वनवास के लिए निकलते हैं तो उस घोर विपत्ति को दर्शाने के लिए छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में एक कहावत गढ़ी गई। कहावत है, राजा नल को विपत परिस तो भूंजे मछरी धरारम गिरिस। अरे वाह! यानी जब नल पर विपत्ति आई तो उनके हाथों में जो भुनी हुई मछली थी वो भी जिंदा होकर वापस पानी में कूद गई। ये तो कमाल का अतिशयोक्तिपूर्ण दृश्य है। इसे हम पटकथा की भाषा में ऑडियंस ओरिएंटेशन कहते हैं, मतलब क्षेत्रीय दर्शकों के साथ कहानी को जोड़ना। हाँ, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से ये काम कैसे करता है? देखिए, जब एक स्क्रिप्ट राइटर किसी प्राचीन और भव्य महाकाव्य को एक क्षेत्रीय दर्शक वर्ग के लिए रूपांतरित करता है तो उसे एक कल्चरल एंकर की जरूरत होती है। कल्चरल एंकर। दूर देश के किसी राजा का राजपाट छिन जाना एक आम आदमी के लिए शायद उतना बड़ा दर्द न लगे, लेकिन मुंह तक आया निवाला छिन जाना
और वो भी एक भुनी हुई मछली का। ये एक ऐसा विजुअल मेटाफर है जो दर्शक की सांस्कृतिक भावनाओं को सीधे हिट करता है। हाँ, ये उस राजा की बेबसी को एक आम ग्रामीण के संघर्ष के स्तर पर आकर खड़ा कर देता है। बिल्कुल। ये तो वही बात हो गई जैसे आजकल फिल्मों को अलग-अलग भाषाओं में डब करते समय स्थानीय मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दर्शक सीधा जुड़ाव महसूस करे। एग्जैक्टली। और विपत्ति का ये दौर यही नहीं रुकता। जंगल में नल सोने के पंख वाले पक्षियों पर अपना इकलौता कपड़ा फेंकते हैं और वे पक्षी उसे भी ले उड़ते हैं, जो कि बहुत ही हताश करने वाला दृश्य है। बहुत ज्यादा। अंततः निराशा में नल दमयंती की आधी साड़ी काटकर उसे सोता छोड़ जाते हैं। एक अडैप्टेशन में, विशेषकर श्रव्य माध्यम में, इस पीड़ा और भूख को कैसे उभारा जाता है? श्रव्य और ऑडियो माध्यम में साउंड डिजाइन सबसे बड़ा हथियार होता है। जब आप स्क्रीन पे कुछ नहीं देख रहे होते तो सूखी पत्तियों की चरमराती आवाज, रात के सन्नाटे में जंगली जानवरों की गुर्राहट और दमयंती के करुण विलाप के साथ बैकग्राउंड में बजने वाला एक धीमा तनावपूर्ण संगीत, ये सब श्रोता की नसों में डर और भूख की अनुभूति पैदा कर सकता है। और उसी भयानक जंगल में दमयंती का सामना एक दुष्ट बहेलिये यानी शिकारी से होता है। हाँ। वह बहेलिया उसके साथ दुर्व्यवहार की कोशिश करता है। हाँ। लेकिन दमयंती अपने सतीत्व के तेज से उसे भस्म होने का श्राप देती है और वो वहीं राख हो जाता है। ये दृश्य कहानी के टोन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है। ये स्थापित करता है कि दमयंती कोई अबला नहीं है जो केवल रोना जानती है। उसके भीतर एक संहारक अग्नि है। नारी शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण। बिल्कुल। आधुनिक पटकथाओं में ऐसे दृश्यों का उपयोग महिला सशक्तिकरण और चरित्र के स्वतंत्र वजूद को मजबूती देने के लिए किया जाता है। लेकिन उधर नल के साथ जो हो रहा था वो सतह पर देखने में और भी बुरा लगता है। वो करकोटक नाग वाला किस्सा? हाँ, नल जंगल की आग से करकोटक नाम के नाग को बचाते हैं और बदले में वही नाग उन्हें डस लेता है। सांप के डसने से नल काले और कुरूप हो जाते हैं और उनका नाम बाहुक पड़ जाता है। पहली बार पढ़ने पर तो यही लगता है कि नल की किस्मत ही खराब है। नेकी कर दरिया में डाल वाली स्थिति लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसे पटकथा के ढांचे से समझें तो ये दुर्भाग्य नहीं है, ये एक प्लॉट डिवाइस है। प्लॉट डिवाइस। नाग का डसना दरअसल नल के फायदे के लिए था। फायदे के लिए? वो कैसे? इस कुरूपता के कारण कलयुग का प्रभाव नल के शरीर से कम होने लगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, छद्मवेश, मतलब डिस्गाइज। हाँ, इस नए रूप के कारण कोई नल को पहचान नहीं सकता था। इसी रूप में नल राजा ऋतुपर्णे के दरबार में सारथी बनकर छुप सके। को अश्व विद्या सिखाने के बदले में नल उनसे अक्ष विद्या यानी जुए और पासे का अचूक गणित सीख लेते हैं। हाँ, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर मैं इसे आज की किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड फिल्म के चश्मे से देखूं तो ये वो क्लासिक ट्रेनिंग मोन्टाज है जहां हीरो अपनी हार के बाद अंडरग्राउंड हो जाता है, नई स्किल्स सीखता है, अपने आप को अपग्रेड करता है ताकि वो फाइनल बैटल के लिए तैयार हो सके। बहुत ही सटीक तुलना है। इसे नायक का रिडेम्पशन आर्क कहते हैं। जिस कमजोरी यानी जुए के कारण उसका पतन हुआ था, वो उसी कला में महारत हासिल कर रहा है ताकि अपना राज्य वापस पा सके। लेकिन इस पूरी कहानी को अपने चरम यानी रेजोल्यूशन तक पहुंचाने का श्रेय दमयंती को जाता है। हाँ, दमयंती विदर्भ पहुंचकर शांत नहीं बैठती। वो अपने पिता के पास पहुंचकर नल को खोजने की योजना बनाती है। वो झूठा स्वयंवर, बिल्कुल एक झूठे दूसरे स्वयंवर की घोषणा करवाती है। वो जानती थी कि अयोध्या से विदर्भ की दूरी केवल एक ही सारथी एक दिन में तय कर सकता है और वो नल है। जो कि बहुत स्मार्ट मूव था। रथ की गति, उसका कौशल और फिर से वही बात, परछाई का ना बनना। वो अपने पति को पहचान लेती है। करकोटक का दिया वस्त्र पहनकर नल वापस अपने रूप में आते हैं और सीखी हुई अक्ष विद्या से फिर से जुआ खेलकर अपना राज्य वापस जीत लेते हैं। एक कहानीकार के लिए ये एक आदर्श समाधान है, रेजोल्यूशन। जहां से कहानी शुरू हुई थी, सारे तार वहीं जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम डिजिटल माध्यमों में रूपांतरण की बात करें तो इस सब का मतलब क्या है? आज के युग में जहां दर्शकों का अटेंशन स्पैन बहुत कम समय के लिए टिकता है, वहां इस लंबी कहानी को कैसे अडैप्ट किया जाए? ये बहुत अहम सवाल है। आज के डिजिटल माध्यमों जैसे यूट्यूब, पॉडकास्ट या वेब सीरीज के लिए इस विशाल कथा को छोटे छोटे धारावाहिक एपिसोड्स में तोड़ना पड़ता है। मतलब पेसिंग को तेज करना पड़ता है। आकर्षक दृश्य, तेज गति और सरल भाषा। हर एपिसोड के अंत में एक हुक छोड़ना होता है ताकि दर्शक अगले एपिसोड का इंतजार करें। मूल कृति के भारीपन को कम करके उसके भीतर के मानवीय संघर्ष पर फोकस करना ही स्क्रिप्ट राइटर की असली कला है। मतलब कहानी की आत्मा वही रहती है,
बस उसे पहनने का लिबास आधुनिक हो जाता है। अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो नल दमयंती का कथा सिर्फ एक प्राचीन प्रेम कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये धैर्य, विश्वास और विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने की एक बेमिसाल मिसाल है। और दूसरी तरफ पटकथा लेखन वो तकनीकी जादू है जो इस 1200 साल से भी पुरानी कथा को आज भी हमारे दिलों में ताज़ा रखता है। सही कहा। और इस सब पर विचार करते हुए मेरे दिमाग में एक विचारोत्तेजक सवाल आ रहा है। क्या? सोचने वाली बात यह है कि क्या आज के डिजिटल युग में, जहां हर जानकारी और हर रिश्ता स्क्रीन के एक स्वाइप पर मौजूद है, हम नल और दमयंती जैसे उस गहरे, बिना देखे हुए प्रेम और अटूट धैर्य को समझ सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है। या फिर हमारी कहानियों का डिजिटल रूपांतरण हमारी अपनी भावनाओं के रूपांतरण का भी आईना बन गया है? उफ, ये सच में झकझोर देने वाला विचार है। क्या माध्यम ने हमारी भावनाओं को ही अडैप्ट कर लिया है? यही सोचने वाली बात है। श्रोताओं के लिए ये विचार यकीनन एक लंबे समय तक उनके साथ रहेगा। आज की इस गहरी और दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए विदा।